गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शुभम जगदीश और आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने आ रहे हैं जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। आज की क्लास में मैं मनी कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग के अलग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मनी में क्या क्या कवर करना है जल्दी से देखते हैं ये बोर्ड पर। पहला कवर करना है बार्टर सिस्टम, देन शॉर्टकमिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम, मीनिंग्स ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मनी या इवोल्यूशन ऑफ मनी सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया है। तो जल्दी से देखते हैं बेटा बार्टर सिस्टम क्या होता है। बहुत आसान है, फिर भी एक बार कवर करते हैं। बार्टर सिस्टम में होता क्या था बच्चे, मान लेते हैं एक आदमी है मिस्टर पी, ठीक है, और ये मिस्टर पी को मिस्टर के से कुछ सामान लेना है। अभी क्या था, उस समय प्रॉब्लम क्या थी, इनके पास गुड्स थे, इनके पास भी कुछ गुड्स थे, आपस में ये लोग गुड्स चेंज कर लेते थे। तो गुड्स का आदान प्रदान करना ही क्या था भाई, बार्टर सिस्टम कहलाता था। तो मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स के बदले में गुड्स, ऐसा चल रहा था बार्टर सिस्टम के अंदर। लेकिन इससे बहुत सारा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये बार्टर सिस्टम बंद हो गया। उसकी प्रॉब्लम क्या है जल्दी से मैंने देखिए लिखा भी है बोर्ड पर। तो शॉर्टकमिंग्स में मैंने कुछ ही पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स लिखे हैं। आपकी बुक से 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़िएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चलिए पहली शॉर्टकमिंग्स देखते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है बच्चे, मान लेते हैं मिस्टर पी को तो सामान चाहिए मगर मिस्टर के का बेचने का सामान मनी नहीं है, या मिस्टर पी के पास जो सामान है मिस्टर के को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्या हो गया, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। आपके पास जो सामान है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास जो सामान है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां पर बार्टर सिस्टम फेल हो जाया करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था भाई, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट का मतलब क्या भाई, किसी भी गुड्स की हम कुछ वैल्यू नहीं लगा पाते थे। प्रॉब्लम क्या थी, मान लेते मिस्टर के पास हैं बहुत सारे हॉर्सेस और इनके पास है बहुत सारा राइस, ग्रेन्स है इनके पास। अभी हॉर्स की वैल्यू राइस की टर्म्स में कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकें, इसका कोई भी मेजर नहीं था, इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हो गया। थर्ड पर आते हैं बेटा, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वेल्थ। हम लोग आज के डेट में कैसे स्टोर करते हैं वेल्थ, पैसों के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन उस समय कोई यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी जिसकी वजह से स्टोरेज ऑफ वेल्थ नहीं हो पा रही थी, इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिफिकल्टी ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। डिफिकल्टी ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, अगर फ्यूचर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे तो बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता था, बिकॉज फ्यूचर पेमेंट करने के लिए वहां पर कोई भी ऐसी चीज, मनी जैसी चीज नहीं अवेलेबल थी। अब भाई बार्टर सिस्टम में मैक्सिमम पेपर में क्या आ सकता है, इसकी डेफिनेशन और इसके शॉर्टकमिंग्स जल्दी से नोट करिए। आपको दे रहा हूं 2 मिनट, आपको मीनिंग नोट करना है और शॉर्टकमिंग्स नोट करना है। जल्दी से आते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ मनी। ऑलराइट क्लास, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ मनी। फिर पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ मनी। आइए देखते हैं बच्चे मीनिंग ऑफ मनी क्या है। जो प्रॉब्लम्स थी ना बार्टर सिस्टम की, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो चीज आई वो मनी थी। तो उसके लिए उस जो शॉर्टकमिंग्स को सॉल्व कर रहे हैं वही इसकी डेफिनेशन में आता है मनी की। आइए देखते हैं, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ठीक हो गया, ठीक है ना, एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो वहां पर था ना कि हम स्टोर नहीं कर सकते थे वेल्थ, या लैक ऑफ यूनिट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। तो वहां पर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मनी की डेफिनेशन बन गई। तो मनी क्या होता है बेटा, एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। अच्छा, अब बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ मनी पर। काइंड्स ऑफ मनी बहुत कट शॉर्ट कर दिया गया है हमारे लेटेस्ट सिलेबस में। पिछले 1-2 सालों में बहुत कुछ कम कर दिया गया, पहले बहुत बड़ा था हमारा काइंड्स ऑफ मनी। चलिए देखते हैं जो अभी हमारे सिलेबस में, मैं वही कवर करने वाला हूं। ऑलराइट क्लास, हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ मनी में। काइंड्स ऑफ मनी में हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, करेंसी एंड डिपॉजिट मनी। करेंसी में क्या आता है बच्चे, कॉइन्स एंड पेपर मनी। कॉइन्स को हमने बताया है, टोकन मनी क्या होता है। टोकन मनी का मतलब यह है बच्चे, जब उसकी इंट्रिंसिक मेटेलिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो। मान लेते हैं एक कॉइन है
और उस कॉइन की जो मेटेलिक वैल्यू है वो 5 रुपए की है और मार्केट में चलता हुआ 1 रुपए का है। पहले ऐसा हुआ करता था। अब क्या होने लगा है कि अब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम हो गई है और मार्केट वैल्यू उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा है। पहले इसीलिए मेटल से बनते थे कॉइन, अब बिल्कुल ब्रॉन्ज से बनते हैं, यहां सबसे चीपेस्ट थिंग से बनते हैं। ठीक है, अब आते दूसरा पेपर मनी। पेपर मनी में दो चीजें होती है, कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हुआ करती थी। कन्वर्टेबल मनी का मतलब यह होता था बच्चे, जितने रुपीस का जितना पैसा है उतने का ही आप गोल्ड में उसको कन्वर्ट कर सकते थे। क्लियर नहीं क्लियर? अगर मेरे पास 100 रुपए है तो 100 रुपए को हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, उसे बोलते थे कन्वर्टेबल मनी। लेकिन थोड़े सालों बाद ये कन्वर्टेबल मनी बंद हो गया, इनकन्वर्टेबल मनी आ गया। इनकन्वर्टेबल मनी और फिएट मनी भी इसको बोलते हैं। इनकन्वर्टेबल मनी का मतलब यह है कि उसको आप डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और फिएट मनी का मतलब यह होता है कि ये लीगल टेंडर है ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, लीगल टेंडर मतलब क्या है? उसकी गवर्नमेंट ने इस पैसे को अपनी कंट्री में लीगली अलाउ किया गया है। ठीक है, तो उसे भी बोलते हैं हम लोग इनकन्वर्टेबल मनी। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चे डिपॉजिट मनी या बैंक मनी में। डिपॉजिट मनी क्या है बच्चे? वो पैसा जो आपने बैंक में जमा कर रखा है, जिसके बेसिस पर आप चेक्स और बाकी सारी चीजें इश्यू करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिपॉजिट मनी। यहां ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। एंड क्लास ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ मनी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बच्चे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कॉन्टिंजेंट फंक्शन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं दे रखा होता है तो आपको तीनों फंक्शंस लिखना पेपर में जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 और 1 पॉइंट लिख सकते हैं, लाइकवाइज का इसको कर सकते हैं आप। और 6 नंबर का है अगर क्वेश्चन तो 2 और 2 नंबर में आप क्लासिफाई करके आओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो भैया पढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? पहला बहुत आसान दे रखा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो अभी तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है भाई, मुझे कुछ खरीदना है, मान लेते हैं मुझे अपनी शॉप से वाटर बॉटल खरीदनी है, तो वाटर बॉटल मैंने खरीदी, बदले में मैंने 50 रुपए दे दिए, तो 50 रुपए देना मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है कि ठीक है, उसने मुझे बॉटल दी, बदले में मेरे से 50 रुपए ले लिए। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? मान लेते हैं मैंने बोला ये हेडफोन है, ये हेडफोन कितने रुपए का है, ये इसकी क्या है, इसका क्या वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा अगर मान लेते हैं 2000 रुपीज का है तो इसकी मेजर ऑफ वैल्यू क्या हो गई? 2000। मतलब हर एक गुड्स को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी रिप्रेजेंट करने लगते हैं, तो वहां से हम लोग उस पर्टिकुलर गुड्स को मेजर भी करने लगते हैं, कितने रुपए की चीज है, ऐसा यूनिट समझ लीजिए एक तरह से। स्टैंडर्ड ऑफ, अब आता है सेकेंडरी फंक्शंस में। सेकेंडरी फंक्शन में पहला लिखा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है बच्चे फ्यूचर में पैसा पे करना। डेफर्ड मतलब क्या होता है बच्चे? डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर में कुछ पे करना। अब देखो फ्यूचर में कैसे पे कर सकते हो? आज की डेट में मान लीजिए आपने लोन ले लिया, एक तरह से आपने घर खरीदा और आप स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स कर रहे हो बैंक को, आप पैसा फ्यूचर में पे कर रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, तो जो ये फ्यूचर में पेमेंट केवल मनी की वजह से ही इजी हुई है। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए की जमीन है, तो मेरे पास पहले मैं क्या बोलता था? मेरे पास जमीन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे पास 10 करोड़ रुपए की जमीन है, तो 10 करोड़ उसकी वैल्यू बता रही है कि मेरे पास कितनी वेल्थ स्टोर हो गई है। थर्ड आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं मैंने ये कैलकुलेटर किसी और को दे दिया, तो मैं बोलूंगा मैंने ये 100 रुपए का कैलकुलेटर किसी को दे दिया, तो मैंने अपने पास से कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए? 100 रुपीज की वैल्यू ट्रांसफर कर दी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है बच्चे? अभी आते हैं हम लोग कॉन्टिंजेंट फंक्शन में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिंजेंट फंक्शन में पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होता जब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे। मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कैसे प्रूव होगी? जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? तो कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड कब होगा? जब उसको मनी के टर्म्स में हर एक चीज वैल्यू करके बताओगे तब। ठीक है, तो पहला अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी करना है तो मनी के टर्म्स में सारी चीजों को वैल्यू करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब क्या है? पर कैपिटल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स फेल हो जाएंगे अगर मनी नहीं होगा तो। थर्ड आते हैं बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रहा है, जैसे मैंने अभी होम लोन के बारे में बताया भी था आपको। अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो क्रेडिट हम किस बेसिस पर दे सकते हैं? क्योंकि फ्यूचर में वो मुझको कैश या पैसा या करेंसी नोट्स वापस करने वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स का मतलब क्या होता है भैया? मैं रॉ मटेरियल्स क्या यूज कर रहा हूं, हम वेजेस को कितना क्या पैसा पे कर रहे हैं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीजें हमको मनी के टर्म्स में ही वैल्यू करनी है। मान लेते हैं हमने कोई गुड्स बनाया, मान लेते मैंने कैलकुलेटर 100 रुपए में बनाया, तो मैंने इसमें लेबर कितनी खर्च की? मान लेते हैं 10 रुपए। मैंने रॉ मटेरियल्स कितने खर्च किए? मान लेते हैं 20 रुपए। तो मैंने कितना खर्चा किया? 30 रुपीज। ये कैसे निकाला मैंने? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं? मनी की वजह से।
क्लियर है? का आपको आई होप फंक्शंस ऑफ मनी समझ में आया। एक बार बुक से भी रीड करिए और कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछेंगे। और अब इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मनी सप्लाई। जल्दी से नोट करो। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पर। और लास्ट टॉपिक क्या है आइए देखते हैं। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी held by the public at a point of time। मतलब कितना पैसा पब्लिक के पास है at a point of time as a means of payments and store of value। पेमेंट करने के लिए और बचाने के लिए कितना पैसा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक के पास है, उसे बोलते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ मनी। कंपोनेंट्स में दो चीजें आती है बच्चे, करेंसी और डिपॉजिट कंपोनेंट। मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है। करेंसी में क्या आएगा? नोट्स और पेपर मनी। और कंपोनेंट्स में क्या आएगा? डिपॉजिट मनी में क्या आएगा? जितना पैसा हमने बैंक में जमा कर रखा है। अब बढ़ते हैं जो पेपर में आपके 100% आएगा ही आएगा, वो है हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो बेटा, पहला होता है हमारा M1 मेजरमेंट। M1 क्या बोलता है? C प्लस DD प्लस OD। C होता है करेंसी, DD होता है बच्चे डिमांड डिपॉजिट्स, जो बैंक में आपने जमा कर रखा है पैसा वो। OD क्या होता है? अदर डिपॉजिट्स। और ये अदर डिपॉजिट्स कहां होते हैं? विद RBI। ये जनरली कौन करता है? ये बैंक करते हैं, ठीक है ना, जो पैसा RBI के पास रखते हैं। तो M1 मेजरमेंट में क्या आता है? C मतलब करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, जो कि आपने पैसा कमर्शियल बैंक में जमा कर रखा है, प्लस OD मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M1 के बाद आते हैं हम लोग M2 मेजरमेंट पर। M2 क्या आता है? M1 में सारी चीजें जोड़ दो, उसमें जोड़ दो SD मतलब सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है जी, ठीक है। M2 में क्या आया? M2 में M1 की सारी चीजें आई। M1 में क्या था? C प्लस DD प्लस OD। और अगर इसमें हमने जोड़ दिया है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो इसे बोलते हैं हम लोग M2 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब बढ़ते हैं बच्चे M3 में। M3 में आपको M1 तो क्लियर हो गया जो ये था, और TD मतलब क्या हो गया? टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है बच्चे? जैसे FD करते हो ना बैंक में, वो ऐड कर देना, उसे बोलते हैं हम लोग M3 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब आते हैं बच्चे M4 पर। M4 ही मैक्सिमम पेपर में पूछा जाएगा। M4 होता है बच्चे M3 मतलब ये वाला पोर्शन, इसमें प्लस ऐड कर दिया हमने टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। मतलब इन डिटेल में देखो क्या हो गया? M1 है मतलब C प्लस DD प्लस OD, उसमें ऐड कर दिया टाइम डिपॉजिट्स और उसमें ऐड कर दिया टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। लेकिन ध्यान रहे किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं? NSC को इंक्लूड नहीं करते हैं। NSC क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। अब ये बेटा हाई पावर्ड मनी क्या होती है? हाई पावर्ड मनी का क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है। हाई पावर्ड मनी का मतलब ये होता है कि जितना भी करेंसी है, ठीक है, और प्लस जितनी भी करेंसी है गवर्नमेंट के पास, जितनी भी करेंसी है बैंक्स के पास, और जितना भी रिजर्व रखा है RBI ने, उन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा हाई पावर्ड मनी। अब भाई देखो, आपका मनी का चैप्टर मैंने यहां तक कंप्लीट कर दिया है। अब करना क्या है? आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, डाउट आएगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, सो दैट हम लोग 1 to 1 अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो सॉल्व कर सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है क्लास? और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूं बैंकिंग। बैंकिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आई होप आप उसके 2 या 3 पार्ट में अपलोड करूंगा बैंकिंग चैप्टर के लिए। तो इस वीक में मैं पूरा मनी और बैंकिंग कंप्लीट कर दूंगा, और नेक्स्ट वीक में मैं आपको शुरू करने वाला हूं अकाउंट्स का पोर्शन। बहुत टाइम से अकाउंटेंसी हम लोगों ने टेकअप नहीं किया, अकाउंट्स में हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में। गुडविल का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलराइट क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।